मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आपसे चर्चा करने आया हूं सत्ता अथॉरिटी या सत्ता, जिसे हम प्राधिकार भी कहते हैं। प्राधिकार संगठन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो काम हृदय का है, मस्तिष्क का है, वो दोनों काम सत्ता का है संगठन में। संगठन में निर्णय लेना, आदेश देना, पालन करवाना, ये सब सारे काम सत्ता के हैं और सत्ता के बिना संगठन को नहीं चलाया जा सकता है। संगठन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। तो सत्ता बहुत ही आवश्यक है। तो संगठन का हार्ट है, संगठन का ब्रेन है, संगठन का हृदय और मस्तिष्क है। अब हम आपको थोड़ी बताएं कि सत्ता क्या है। सत्ता की परिभाषा। सत्ता जब शक्ति पर कानून की मोहर लग जाए तो सत्ता हो जाती है। शक्ति पर कानून की मोहर, शक्ति पर लीगली प्रोसेस में आ जाए, कानून द्वारा वो वेरीफाई कर दिया जाए, कानून का उस पर ठप्पा लग जाए तो शक्ति सत्ता हो जाती है। यानी सत्ता कानून का संगठित रूप है, कानूनी रूप है शक्ति का, सत्ता। कुछ विद्वान कहते हैं, उनकी परिभाषाएं भी आपको बता दूं। एक विद्वान है हेनरी फेयोल, वो कहते हैं सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसको पालन करवाने की शक्ति है। हेनरी फेयोल का मानना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसको पालन करवाने की शक्ति है। डेविस का मानना है कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। और मैंने आपसे कहा कि ये दो परिभाषाओं के बाद कि शक्ति पर कानून की मोहर लग जाए तो सत्ता है। शक्ति जब कानून का स्वरूप धारण कर लेती है तो सत्ता हो जाती है। यानी सत्ता कानून का, शक्ति का कानूनी रूप है। तो ये इन विद्वानों की परिभाषा है। वास्तव में सत्ता और भी कुछ है जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला, निर्णय लेना। सत्ता का सबसे प्रमुख काम है निर्णय लेना। आज तक दुनिया का कोई ऐसा मशीनरी सिस्टम पैदा नहीं हुआ जो निर्णय लेता हो। निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य ही करेगा। कितना भी साइंस डेवलप हुआ है, लेकिन जितनी भी कठिन जटिल समस्या हो, निर्णय मनुष्य ही करता है। तो सत्ता का जो सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा परिभाषा है, वो है निर्णय करना। दूसरा, आदेश देना। सत्ता के द्वारा आदेश दिया जाता है, उच्चस्थ अपने अधीनस्थ को आदेश देता है। तीसरा, उसका पालन करवाना, पालन होना चाहिए आदेश का। चौथा, अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करना। मान लीजिए उच्चस्थ अधिकारी कोई आदेश दे और अधीनस्थ स्वीकार ना करें तो उस सत्ता का क्या मतलब होगा फिर। और अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया जाना इस नाते आवश्यक है कि संगठन का सारा आधार उस पर निश्चित है। यानी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो सत्ता का 4-5 रूप हुए। पहला, आदेश निर्णय लेना। दूसरा, आदेश देना। तीसरा, पालन करवाना। चौथा, अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करना। और पांचवा, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करना आवश्यक है। मान लीजिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने आकर आदेश दे दिया कि साहब 25 तारीख से परीक्षा होगी। सत्ता उनकी है, उन्हें आदेश दे दिया। और जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, टीचर बाबू वगैरह एंड सन, तमाम विश्वविद्यालय परीक्षा से जुड़े लोग, वो शुरू करते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगें पूरी हों। तो क्या सत्ता का पालन होगा? नहीं होगा। और ये यूनिवर्सिटी अगर चाहती है कि हम परीक्षा करा लें, तो ये अगर यूनिवर्सिटी को हम एक संगठन मान रहे हैं तो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी बात मानी जाए, तभी यूनिवर्सिटी के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। कोई पुलिस अधिकारी अपने जूनियर से कह दे कि भाई यहाँ आओ और शांति व्यवस्था बनाओ, और जूनियर कहते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, माने न बात ही न माने, हट जाए वहां से, तो क्या सत्ता अपने कार्य को पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो मैं सारी परिभाषाओं को भी एक साथ समेट रहा हूं कि सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, उसे पालन करवाने की वह शक्ति है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लेने पर अर्थपूर्ण बन जाती है
अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लेने पे पूर्ण हो जाती है तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। एक बार और दोहराऊंगा, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, पालन करवाने की वह शक्ति है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लेने पे अर्थपूर्ण बन जाती है तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। यह हो गई सत्ता। अब सत्ता की हम थोड़ी बात करें तो सत्ता और शक्ति में अंतर क्या है? तो बायस्टेड का मानना है, एक विद्वान है, कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु स्वयं शक्ति नहीं। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु स्वयं शक्ति नहीं। सत्ता शक्ति के बिना भी रह सकती है, लेकिन शक्ति सत्ता के बिना बहुत दिन तक नहीं रह सकता है। एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर की बात को लोग मानते हैं, परामर्श को मानते हैं, वो अपने आदेशों का पालन करवा लेता है। डॉक्टर कह देगा दवा इतनी टाइम खाइएगा, सब लोग खाएंगे। उसके पास कोई शक्ति नहीं है केवल, लेकिन तब भी वो सत्ता का प्रयोग कर ले रहा है क्योंकि उसके पास उच्च कोटि का ज्ञान है, अनुभव है, प्रतिभा है। यानी सत्ता बिना शक्ति के भी काम कर सकती है। डॉक्टर की सत्ता, प्रोफेसर की सत्ता, किसी भौतिक व्यक्ति की तरह से, लेकिन शक्ति बहुत दिन तक सत्ता के अभाव में नहीं रह सकती है। शक्ति परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति है तो आपकी शक्ति है, परिस्थिति खत्म होगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। शक्ति अनिश्चित है, आज है कल नहीं रहेगी। कितना दिन रहेगी? शक्ति परिस्थितिजन्य है, असंस्थागत है, असंस्थागत है, जबकि सत्ता संस्थागत है, निश्चित है, लंबे समय तक रहने वाली है, हमेशा रहेगी। सत्ता परिस्थितिजन्य है, निश्चित है, स्पष्ट है। सत्ता में उच्च कोटि की बुद्धि का प्रयोग होता है, जबकि शक्ति बुद्धिहीन भी हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिहीन हो सकती है। सत्ता में उच्च कोटि की बुद्धि का प्रयोग होता है, उच्च कोटि के विवेक का प्रयोग होता है, निर्णय लेना पड़ता है। शक्ति बिना बुद्धि के भी हो सकती है, बिना विवेक के भी हो सकती है। शक्ति थोड़े समय के लिए होती है, बहुत लंबे समय तक आप शक्ति का प्रयोग बिना सत्ता के नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति और सत्ता में बहुत सारा अंतर है। इस तरह से शक्ति बिना सत्ता के बहुत दिन तक नहीं रह सकती है, सत्ता बहुत लंबे समय तक बिना शक्ति के रह सकती है। शक्ति पर जब कानून की मोहर लग जाती है, कानून का रूप धारण कर लेती है, तो सत्ता हो जाती है। तो शक्ति और सत्ता के बाद हम बताएंगे आपको सत्ता के प्रकार, द काइंड्स ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार के प्रकार। पहला है रेखा अधिकार सत्ता। रेखा अधिकार सत्ता, लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी एक ऐसा अधिकार सत्ता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। एक अधिकारी उच्च होगा, दूसरा उसका निम्न होगा, नीचे होगा। यानी अधिकारी अधीनस्थ संबंध, अधिकारी अधीनस्थ संबंध, अधिकारी अधीनस्थ संबंध, अधिकारी हर पद पर कोई न कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। निर्णय हमेशा ऊपर के अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, पालन हमेशा नीचे वाले करते हैं। तो आदेश हमेशा ऊपर से आएगा, उत्तरदायित्व तो हमेशा नीचे वाले का ऊपर के प्रति होगा। ध्यान रखिएगा, आदेश ऊपर से आएगा और उत्तरदायित्व तो नीचे वाले का ऊपर के प्रति होगा। यानी नीचे वाले को ऊपर वाले की बात माननी पड़ेगी। लाइन कहते हैं ऊपर से आ रही है, लाइन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन आ रही है। हर व्यक्ति को यह पता है, हर पद पे बैठे हुए सत्ताधारी को पता है कि हमारा वरिष्ठ कौन है, हमारा जूनियर कौन है, हमारा सीनियर कौन है, हमारा वरिष्ठ कौन है, हमारा कनिष्ठ कौन है, हमारे नीचे और ऊपर कौन बैठा है। हमें अपने वरिष्ठ का पालन करना है और नीचे हर नीचे वाले को आदेश देना है, ऊपर वाले के आदेश का पालन करना है। यह है लाइन अधिकार सत्ता कि हमेशा ऊपर का व्यक्ति नीचे के व्यक्ति को आदेश देता है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे क्लियर कर दूं कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है।
शक्ति का प्रत्योजन नहीं किया जा सकता है। सत्ता किसी को दी जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है, शक्ति का प्रत्योजन नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्ता किसी व्यक्ति के पास है, शक्ति कोई और प्रयोग करता है। डीएम साहब के पास सत्ता है, बाबू सारा अधिकार, सारा दस्तखत निकाल रहा है। कई बार तो ऐसा होता है अधिकारियों को पता ही नहीं होता है। तो सत्ता किसी और के पास है, शक्ति किसी और के पास है। ये भी एक समस्या होती है। सत्ता और शक्ति के साथ एक स्वरूप आता है। बहुत उच्च पदाधिकारी हैं, सत्ताधारी हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग उनके जूनियर कर रहे हैं, उनके लिपिक वगैरह कर रहे हैं। ये चीज मैंने आपसे कहना भूल गया था, मैं कहा थोड़ा क्लियर कर दूं। फिर आते हैं हम रेखा अधिकार सत्ता। तो रेखा अधिकार सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध। एक अधिकारी होगा, दूसरा अधीनस्थ होगा, एक अधिकारी होगा, दूसरा अधीनस्थ होगा। हर व्यक्ति के ऊपर एक होगा, हर व्यक्ति के नीचे एक पद होगा। आदेश हमेशा ऊपर से आएंगे। बहुत क्लियर होता है, संगठन में बहुत अच्छा सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को पता है हमें अपने ऊपर के अधिकारी की बात माननी है। कोई भ्रम नहीं, कोई दोहराव नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई उलझन नहीं। सत्ता की सबसे अच्छी व्यवस्था है लाइन अथॉरिटी, रेखा अधिकार सत्ता। हमेशा आदेश ऊपर से आएंगे, भाई क्लियर है हमें किसकी बात माननी है। और उस अगर कोई आदेश है तो हमको नीचे वाले को उसको दे देना है, पास आउट कर देना है। कौन हमारे ऊपर है, हम किसके प्रति जिम्मेदार हैं, क्लियर। संगठन में काम मिलते ही क्लियर हो जाएगा आपका अधिकारी कौन है, आपका अधीनस्थ जूनियर सीनियर कौन है। ऊपर के आदेश को मानेंगे, नीचे के आदेश लोगों को आदेश देंगे, कहानी खत्म। निर्णय लेने का काम हमारे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी को। बहुत स्पष्ट और बहुत ही अच्छा, बिना दोहराव के चलने वाली व्यवस्था है रेखा अधिकार सत्ता, लाइन अथॉरिटी। उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध स्थापित होते हैं। दूसरा है अधीनस्थ अधीनस्थ संबंध, स्टाफ अधिकार सत्ता। स्टाफ अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता में अधीनस्थ अधीनस्थ संबंध। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों लोग क्लर्क हैं, सेम पद पे हैं। ए बी को परामर्श कर रहे हैं, बी ए को परामर्श कर रहे हैं। यह मुख्यतः परामर्शात्मक अधिकार सत्ता है। परामर्शात्मक अधिकार सत्ता, परामर्शात्मक अधिकार सत्ता। यहां मुख्यतः परामर्श किया जाता है। परामर्श कभी कभी तो परामर्श ऊपर के लोगों को भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एसडीएम आपस में परामर्श कर रहे हैं कि साहब इस समस्या को लेके क्या होगा। दोनों का पद सेम है लेकिन आपस में परामर्श कर रहे हैं। बाबू आपस में परामर्श कर रहे हैं, क्लर्क आपस में परामर्श कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर आपस में परामर्श कर रहे हैं। यानी अधीनस्थ अधीनस्थ संबंध। अधीनस्थ, दोनों अधीनस्थ हैं, सेम पद पे हैं, दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऊपर वाले को भी परामर्श कर देते हैं। एसडीएम ने डीएम से कहा कि साहब ये समस्या है, ऐसे मेरा परामर्श है। आदेश नहीं, ध्यान दिखेगा, मानना न मानना ऊपर वाले के ऊपर है, परामर्श। तो ये जो परामर्शात्मक अधिकार सत्ता है, ये स्टाफ अधिकार सत्ता इसे कहा जाता है। ये मुख्यतः इसका काम परामर्श देना है, परामर्शात्मक। सेम पदों के लोग आपस में, कभी कभी तो जूनियर लोग अपने सीनियर लोगों को भी परामर्श कर देते हैं। ये संगठन में रेखा अधिकार सत्ता का उल्लंघन है। कभी कभी संगठन में भ्रम पैदा करता है। ये उतना अच्छा नहीं है जितना रेखा अधिकार सत्ता है, क्योंकि रेखा अधिकार सत्ता में क्लियर है कि ऊपर से नीचे अधिकार आएंगे। लेकिन सत्ता के स्वरूप में यह भी एक है। और यह द्वितीय, यह अधीनस्थ अधीनस्थ संबंध, सेम पदों पे बैठे लोगों के बीच में संबंध होता है कि ये एक दूसरे को परामर्श करते हैं। तीसरा, क्रियात्मक अधिकार सत्ता, क्रियात्मक, फंक्शनल अथॉरिटी, क्रियात्मक अधिकार सत्ता। कभी कभी संगठन में ऐसा होता है कि कोई कार्य विशेष को लेकर के किसी की बात माननी पड़ती है, किसी के आदेश को मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बैंक मैनेजर को ऊपर से आदेश मिला कि आज बैंक को 1 घंटे अधिक तक खोलना है, चलाना है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। या बैंक को आज इतने से इतने बजे तक, बैंक मैनेजर ने कहा कि भाई हमारा आज बैंक खुलेगा, काम होगा। लेकिन इंटरनेट वाले, बिजली वाले जो उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने, कोई बिजली कर्मचारी आया, उन्होंने कहा कि साहब अगर आज बिजली सप्लाई को ऑन किया गया तो बैंक में आग लग सकती है। अब बताइए क्या होगा। बैंक मैनेजर ने कहा, आदेशित किया कि आज बैंक में इतना काम हो जाना चाहिए, आज इतना काम बहुत जरूरी है। ये तो रेखा अधिकार सत्ता हुआ, ऊपर से आदेश आ गया। लेकिन जो व्यक्ति बिजली का काम देखता है
एक खास क्रिया से जुड़ा है बिजली का काम। वो कहा करे साहब अगर आज सप्लाई ऑन किया गया तो सारे सिस्टम में आग लग जाएगी। आज वोल्टेज बहुत हाई है, जो भी समस्या है हमारे कोई भी काम हो, कोई समस्या आ सकती है। बैंक मैनेजर ने कहा कि आज बैंक का काम ये बहुत जरूरी है, करना है। और इंटरनेट वाला कहा कि साहब आज हम सिस्टम खोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये समस्या है। तो उसकी बात सब लोग मानेंगे कि नहीं? आप बताइए। बैंक में आग लगवाना है, अगर बिजली वाले ने कहा नहीं कहा, वो कर्मचारी कह दिया तो सब लोग उसकी बात मानेंगे। बात मानना ही तो सत्ता हुआ, आदेश को मानना ही तो सत्ता हुआ। परंतु यह किसी विशेष क्रिया से संबंधित होता है, किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है। वो जो परामर्श कर रहा है वो सारी स्थिति नहीं जानता है, वो कुछ खास काम। बिजली वाले को सिर्फ बिजली से मतलब है, इंटरनेट वाले को सिर्फ इंटरनेट से मतलब है, और उसके आदेश को पूरा बैंक मानेगा। तो कोई अगर किसी खास विशेष कार्य से कर रहे व्यक्ति के बात को माना जाए तो उसे हम क्रियात्मक अधिकार सत्ता कहते हैं। वो विशेष क्रिया से जुड़ा होता है। ये द्वितीयक स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंध को पैदा करता है। ऊपर से आदेश आया बैंक को कि ये काम बहुत जरूरी है, लेकिन नीचे स्तर पे क्या हुआ कि जब नीचे स्तर आया पता चला कि ये विशेष क्रिया से संबंधित व्यक्ति जुड़ा हुआ कह रहा नहीं, ये काम नहीं करना है, नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा। यानी ये द्वितीयक स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंध, जो द्वितीयक स्तर के अधिकारी हैं, जो संस्था लेवल पे, संगठन लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ के संबंध को स्थापित करता है और कह देंगे साहब आज काम नहीं हो पाएगा। और सब लोग उस इलेक्ट्रिक मैन की बात मान लेंगे, सब लोग इस इंटरनेट मैन की जो चला रहा है उसकी बात मान लेंगे। तो ये उलझन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, समस्या पैदा करता है। भाई उस अधिकारी का आदेश था कि काम आज हो जाना चाहिए, लखनऊ से फोन आ गया, हेड ऑफिस से फोन आ गया, मैनेजर ने भी मान ली, पास आउट किया, बता ये समस्या है। तो ये किसी विशेष क्रिया से जुड़ा हुआ होता है और सब लोग उनकी बात मानते हैं। ये वास्तव में रेखा अधिकार सत्ता का उल्लंघन है, भ्रम पैदा करता है, क्योंकि उनके आदेश का पालन हो नहीं पाएगा। एक विशेष क्रिया को लेकर समस्या है, काम को लेकर समस्या है, इस नाते इसे हम क्रियात्मक अधिकार सत्ता कहते हैं, जो क्रिया विशेष से जुड़ा होता है। द्वितीयक स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंध को ये स्थापित करता है। क्रियात्मक अधिकार सत्ता किसी क्रिया विशेष से जुड़ा होगा और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि सत्ता के कार्य, द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, द वर्क ऑफ अथॉरिटी। पहला काम है एकरूपता। सत्ता का सबसे बड़ा काम है एकरूपता। सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों के साथ जोड़ना। संगठन में व्यक्ति जब काम करने आते हैं तो अपने अपने मूल्य लेके आते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत मूल्य लेके आते हैं। उनको संगठन के मूल्यों के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हो। संगठन के उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया जाए, संगठन के मूल्यों के साथ जोड़ दिया जाए, व्यक्ति के और संगठन के मूल्यों में एक रूपता स्थापित कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। ये सत्ता का सबसे बड़ा काम होता है कि संगठन के जो काम कर रहे लोग हैं उनके मूल्यों को संगठन के मूल्यों के साथ जोड़ दिया जाए। सब लोग संगठन के मूल्यों के साथ अपने आप को जोड़ लें, ये सत्ता का सबसे बड़ा काम होता है। दूसरा, मैंने आपसे चर्चा किया, निर्णय लेना। निर्णय लेना एक मानवीय प्रक्रिया है, सत्ता का बहुत बड़ा काम है। आज इतनी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, फिर भी आज तक सत्ता को ही निर्णय करना है। निर्णय मानवीय प्रक्रिया है, कोई मशीन नहीं कर सकती है। तो निर्णय लेना सत्ता का बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें उच्च कोटि की बुद्धि विवेक का प्रयोग होता है, उच्च कोटि के। तीसरा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। किसी संगठन में बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब में एक समायोजन हो, एक तालमेल हो, कार्यों का क्रम निश्चित हो, कार्यों में दोहराव ना हो, सब अपनी जगह पे सही से समय से कार्य करें, एक दूसरे के साथ तालमेल हो। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, तालमेल हो, एक रूपता हो। ये सत्ता का बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है कि सभी के साथ तालमेल हो, एक रूपता हो। आप रेलवे स्टेशनों पे जाइए, ट्रेन आती है, कोई उसे पानी डाल रहा है, टिकट की व्यवस्था है, सुरक्षा है, पानी है, सारा काम कितने बढ़िया ढंग से होता है। वहां की सत्ता स्थापित करती है काम। ट्रेन आ गई, चार्ट आपको मिल गया, सीट, तो सारी व्यवस्थाएं, अगर उसमें
तो एक रूपता स्थापित करना कि पूरे संगठन एक इकाई के रूप में काम करे, ये सत्ता के लिए बहुत आवश्यक है। अब सत्ता के आधार में पहला है एक रूपता। हम सत्ता की बात क्यों मानते हैं, सत्ता के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? तो पहला होता है एक रूपता। हमारी बात, काम कर रहे लोगों की बात सत्ता के जो आदेश है उससे एक हो जाता है। हम एक डॉक्टर की सत्ता मानते हैं, डॉक्टर ने कहा दवा पी लीजिएगा, अगर हमारी बात उनकी बात से जम रही है तो हम आसानी से मान लेते हैं। हमको किताब पढ़ना अच्छा है, एक प्रोफेसर ने कहा कि एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा, तो हम आसानी से मान लेंगे। हमको नहीं अच्छा लगता है किताबें पढ़ना और किसी प्रोफेसर ने कहा कि किताब पढ़ना अच्छा है, बहुत जरूरी है, हम नहीं मानेंगे उसकी बात। अगर आदेश देने वाले और पालन करने वाले की विचारधारा एक है, एक रूपता है दोनों में, तो सत्ता का बात मानना आसान है, सत्ता का पालन करना आसान है, सत्ता का पालन सहजता से हो जाता है। एक होना, एक रूपता होना। दूसरा आधार दबाव यानी भय। ज्यादातर जो संगठन में अधिकारी गण अपने आदेशों का पालन इसी नाते करवा लेते हैं कि अधीनस्थों पर उनका भय होता है, दबाव होता है, कह रहे साहब नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है, भय, नौकरी कट जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ये पनिशमेंट होंगे। ये भय से सत्ता का पालन किया जाता है, दबाव से सत्ता का पालन किया जाता है। हमेशा उच्चस्थ अधिकारियों का अपने जूनियर्स पे, अपने निम्नस्थ पे भय होता है, दबाव होता है। ये दबाव जो है सत्ता के आदेशों का पालन करवाता है। और दबाव कई तरह के होते हैं भाई, वेतन कटने का डर है, नौकरी से सस्पेंड होने का डर है, हटाए जाने का डर है, तो दबाव के नाते सत्ता के आदेशों का पालन किया जाता है। दूसरा आधार है। तीसरा वैधानिक, कानूनी। हम पहले से मन बना लेते हैं कि इनको कानूनी रूप से अधिकार मिला है, हम इनकी बात को मानेंगे। हम पहले से मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार रहते हैं, मानसिक स्तर पे तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को 5 साल की सत्ता मिल गई, शपथ ग्रहण हो गया, सब लोग तैयार रहते हैं भाई कानून ने इनको 5 साल का अधिकार दिया, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे डीएम हैं, कानूनी रूप से हमारे अधिकारी हैं, ये हमारे प्रिंसिपल हैं, कानूनी रूप से हमारे अधिकारी हैं, तो हमको उनकी बात माननी है, चूंकि उनके ऊपर कानून की मुहर लग गई है, कानून ने, विधि ने, नियम ने उनको पद दिया है। तो दिया है तो हम पहले से अपना मन बना लेते हैं, पहले से ही संगठन में हम अपना तैयार होकर चलते हैं कि हमको इनकी बात माननी है, क्योंकि इनका ये कानूनी रूप से अपने पद को प्राप्त किए हुए हैं। अब हम सत्ता के कुछ और चीजों पे चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करेंगे कि सत्ता की अवधारणा, और सत्ता की अवधारणा में एक बहुत बड़ा नाम है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता 3 तरह की होती है। मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता 3 तरह की होती है। पहला, सत्ता की अवधारणा। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता 3 तरह की होती है। पहला, पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता। पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता। पारंपरिक का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा हो, जैसे, और उसके आदेशों को हम पालन करते हैं। जैसे हमारे समाज में लोग अपने पंडित पुरोहितों की बात मानते हैं, कुछ धर्मों में फादर की बात मानते हैं, इस नाते मानते हैं कि ये परंपरा के रूप में ही चला आया है, हम उनके आदेश निर्देशों का पालन करें, पहले से चला रहा। परंपरा का मतलब पहले से चला रहा है, तो पारंपरिक रूप से समाज में उनके आदेशों निर्देशों का पालन किया जाता है। जहां आदेश निर्देश का पालन होगा वही सत्ता हो जाएगी, तो उनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है कि हमारे पुरोहित हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे फादर हैं, जो भी जिस धर्म का जैसा है, इनके बातों को, इनके आदेशों का पालन किया जाता है। ये सत्ता का पारंपरिक स्वरूप है।
परंपरा के रूप में पहले से चला आ रहा है और लोग इनके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। दूसरा है करिश्माई या श्रद्धा पे आधारित। कुछ लोग इस नाते पालन करते हैं कि उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जादू है उनके व्यक्तित्व में और उनके आदेशों का पालन करते हैं, करिश्माई। जैसे भारतवर्ष में महात्मा गांधी के आदेशों निर्देशों का जनता ने पालन किया। 1933 में भले ही गलत रास्ते पे चला गया हो, लेकिन हिटलर के करिश्मा से लोग प्रभावित हुए जर्मनी में। 1917 में रूस में पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व से लोग प्रभावित हुए। चीन में माओ के नेतृत्व में लोग प्रभावित हुए 1949 में। मिस्र में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व से लोग प्रभावित हुए। जादू है उनके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोग सुभाष बाबू और भगत सिंह के नेतृत्व से प्रभावित हुए। करिश्मा होता है उनके अंदर, खिंचाव होता है कि लोग उनकी बात को मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों में भारत में पंडित नेहरू लोकप्रिय हुए, यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो लोकप्रिय हुए, मिस्र में नासिर लोकप्रिय। ये करिश्मा है इनके व्यक्तित्व में और लोग इनके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। ये सत्ता का दूसरा आधार है, करिश्माई। इनके ऊपर लोग श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। तीसरा है वैधानिक, कानूनी रूप से हम वैधानिक का मतलब होता है आधार, कि कानूनी रूप से कानून ने मुहर लगा दिया है। ये राष्ट्रपति हैं, 5 साल के लिए इनको कानून का मुहर लग गया है, संविधान की व्यवस्था है, इनका आदेश निर्देश का मानना है। प्रधानमंत्री हैं, इनका एक समय चयन हो गया है इतने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। मान लीजिए भारत का व्यवस्था है 5 सालों के लिए। डीएम हैं, अधिकारीगण हैं। इस नाते कि कानून की मुहर उनके ऊपर लग गई है और कानून की मुहर, संविधान की मुहर, नियमों की मुहर लगने के नाते उनके आदेशों निर्देशों का पालन होता है। इस नाते कि भाई वो उनके साथ कानूनी आधार है, वैधानिक आधार है, उनके आदेश निर्देश का हम पालन करेंगे। ये तीसरा आधार होता है वैधानिक